कुछ लोगों के लिए मैरी बोनापार्ट महिला कामुकता के बारे में अध्ययन करने वाली अग्रणी चेहरा थी, जबकि कुछ लोगों के लिए वो एक धनी महिला थी जिनका संपर्क उस वक्त के रसूखदार लोगों के साथ था। लेकिन सच ये है कि फ्रांस के पूर्व सम्राट नेपोलियन प्रथम की भतीजी और ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप की चाची मैरी बोनापार्ट पर ज्यादातर इतिहासकारों की नजर नहीं गई। खुद राजकुमारी रही मैरी बोनापार्ट की दिलचस्पी सेक्स के दौरान महिलाओं में चरम सुख और उनके मानसिक स्थिति के विश्लेषण करने में थी। इसलिए वो एक छात्र बनी और समय आने पर उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को भी बचाया। लेकिन इस सब से पहले वो एक आजाद ख्याल वाली महिला थी। उनकी जीवनी लिखने वालों के अनुसार वो एक दिलचस्प व्यक्तित्व की महिला थी, जो वैज्ञानिकों के बीच भी उतनी ही सहजता से खड़ी हो सकती थी जितना कि राजघराने के सदस्यों के साथ। वो हमेशा सेक्स में महिलाओं के सुख से जुड़े सवालों के उत्तर खोजती रही। मैरी बोनापार्ट का जन्म पेरिस के एक जाने माने और धनी परिवार में हुआ था। वो मैरी फेलिक्स और फ्रांस के राजकुमार रोलैंड नेपोलियन बोनापार्ट की बेटी थी। उनके दादा फ्रांसवा ब्लांक एक जाने माने व्यवसायी थे और कैसीनो मोंटे कार्लो के संस्थापक थे। लेकिन मैरी का जीवन बचपन से ही त्रासदी भरा रहा। जन्म के समय वो मरते मरते बची। उनके दुनिया में आने के 1 महीने बाद उनकी माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका बचपन परेशानी भरा रहा और वो अकेलेपन से जूझती रही। न उनके कोई दोस्त थे, न ही भाई बहन। ऐसे में वो अपने पिता के साथ अधिक वक्त बिताती थी, जो मानव विज्ञानी और भूगोलवेत्ता थे। वो अपनी दादी से खौफ खाती थी। छोटी उम्र से ही वो विज्ञान, साहित्य और लेखन के साथ साथ और अपने शरीर से जुड़े कई सवाल पूछती रहती। एक दिन मैरी का ध्यान रखने वाली महिलाओं में से एक मिमो ने उन्हें हस्त मैथुन करते हुए देख लिया। 1952 में मैरी ने खुद अपनी डायरी में इस घटना के बारे में लिखा है कि उन्होंने कहा, ये पाप है, ये स्वीकार्य नहीं है। अगर तुमने ये किया तो तुम मर जाओगी। अपने लेख द थ्योरी ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी ऑफ मैरी बोनापार्ट, फेमिनिटी एंड बायोलॉजी में नेली थॉम्पसन लिखती हैं, अपनी डायरी में बोनापार्ट ने दावा किया है कि 8 या 9 साल की उम्र में उन्होंने खुद से हस्तमैथुन करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मिमाओं की चेतावनी के बाद डर लगा कि कामुकता में आनंद खोजने में उनकी मौत हो जाएगी। कम उम्र से ही विद्रोह के बीच मैरी में पड़ चुके थे और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि महिलाओं को किसी की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। किशोरावस्था में उन्होंने अंग्रेजी और जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनकी दादी और उनके पिता ने अचानक उन्हें आगे की परीक्षा देने से रोक दिया। थॉम्पसन के अनुसार इसके बाद मैरी ने इसके लिए खुद को दोष देते हुए लिखा, मेरा नाम, मेरा रैंक, मेरा भाग्य, खास तौर पर मेरे सेक्स पर धिक्कार है, क्योंकि अगर मैं लड़का होती तो वो लोग मुझे कोशिश करने से नहीं रोकते। उस दौर में महिला और पुरुष को जेंडर के आधार पर नहीं बल्कि सेक्स के आधार पर देखा जाता था। 20 साल की उम्र में कदम रखने से पहले मैरी में सेक्स को लेकर अलग ख्याल थे। उस वक्त उनका अफेयर अपने पिता के एक सहायक के साथ था जो शादीशुदा थे। उनके लिए यह अफेयर एक तरह का स्कैंडल बन गया, जो ब्लैकमेलिंग और अपमान के साथ खत्म हुआ। मैरी के पिता ने सोचा कि वो उनकी मुलाकात ग्रीस और डेनमार्क के राजकुमार प्रिंस जॉर्ज से करवाएंगे, जिन्हें वो अपने दामाद के रूप में देखना चाहते थे। प्रिंस जॉर्ज मैरी से 13 साल बड़े थे। मैरी उनसे शादी के लिए राजी हो गईं, जिसके बाद 12 दिसंबर 1907 में एथेंस में दोनों की शादी हुई। दोनों के 2 बेटे हुए, प्रिंस यूजीन और प्रिंस पीटर। लेकिन दोनों की शादी में सब कुछ ठीक नहीं था। देखा जाए तो दोनों की शादी 50 साल चली, लेकिन मैरी को जल्दी पता चल गया था कि भावनात्मक तौर पर उनके पति उनसे नहीं बल्कि अपने चाचा डेनमार्क के राजकुमार प्रिंस व्लादिमीर से जुड़े हैं। मैरी अब तक अपने प्रेम को खुद तलाशने को लेकर फैसला कर चुकी थी। उन्हें डर था कि उनका जीवन उदासीन न हो जाए। ऐसे में अपने जीवन की परेशानी को हल करने का रास्ता उन्होंने पढ़ाई में तलाशना शुरू किया। ज्ञान पाने की मैरी बोनापार्ट की भूख और महिला की कामुकता और सुख को समझने की उनकी इच्छा ने उनके अध्ययन को आगे बढ़ाया।
साल 1924 में उन्होंने ए नरजानी के छद्म नाम से एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था नोट्स ऑन द एनाटॉमिकल कॉजेस ऑफ फ्रिजिडिटी इन विमेन, यानी महिलाओं में उदासीनता के शारीरिक कारण। अमेरिका के जॉर्जिया में मौजूद इमोरी यूनिवर्सिटी में बिहेवियरल न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर किम वॉलन कहते हैं, वो इस बात से परेशान थी कि किसी के साथ सेक्स करने पर उन्हें कभी चरम सुख नहीं मिला। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थीं कि महिलाओं को खुद हस्तमैथुन से ही चरम सुख मिल सकता है। मैरी बोनापार्ट का मानना था कि किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करने पर भी अगर महिला को चरम सुख नहीं मिल पा रहा है तो ये एक शारीरिक समस्या हो सकती है। उन्होंने इसे समझने के लिए एक थ्योरी बनाई। महिला के वजाइना और क्लिटोरस के बीच दूरी जितनी कम होगी, सेक्स के दौरान चरम सुख पाने की उसकी संभावना उतनी ज्यादा होगी। अपने इस थीसिस पर काम करने के लिए उन्होंने 1920 में पेरिस में 240 महिलाओं के वजाइना और क्लिटोरस के बीच की दूरी का नाप लिया। प्रोफेसर वॉलन ने डॉक्टर एलिजाबेथ लॉयड के साथ मिलकर मैरी बोनापार्ट के शोध का अध्ययन किया है। वो कहते हैं, उनके प्रकाशित शोध के अनुसार ये डेटा व्यवस्थित तरीके से एकत्र नहीं किया गया था, बल्कि वास्तविक रूप में उस वक्त इकट्ठा किया गया जब महिलाएं अपने डॉक्टर से मुलाकात करने गई थी। दोनों जानकारों के मुताबिक वजाइना की ओपनिंग से क्लिटोरिस की दूरी के आधार पर मैरी ने सैंपल को 3 हिस्सों में बांटा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस आधार तक वो कैसे पहुंची। इंडियाना यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ साइंस विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर लॉयड बताती हैं, मैरी बोनापार्ट का हाइपोथेसिस भी दिलचस्प था। उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि महिलाओं के शरीर की रचना अलग तरीके से हुई है और इस वजह से वो सेक्स के दौरान अलग अलग प्रतिक्रियाओं का अनुभव करती हैं। हालांकि वो कहती हैं कि मैरी ने अपनी थ्योरी में ज्यादातर जोर महिलाओं के शरीर की बनावट पर दिया है और मानसिक तौर पर महिलाओं की परिपक्वता को नजरअंदाज कर दिया है। महिलाओं के मानसिक तौर पर बीमार होने, उदासीन होने जैसे उस दौर के नकारात्मक शब्दों के प्रयोग जैसे पहलुओं को भी उन्होंने छोड़ दिया है। अपने हाइपोथेसिस के आधार पर मैरी ये मानने लगी थी कि अगर महिला अपना ऑपरेशन करवाकर वजाइना और क्लिटोरिस की दूरी कम कर ले तो उसे सेक्स के दौरान चरम सुख मिल सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में वो पूरी तरह गलत साबित हुई। प्रोफेसर वॉलन बताते हैं, महिलाओं की सर्जरी आपदा से कम नहीं थी। कुछ महिलाओं में वहाँ सेंसेशन पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन मैरी को अपनी थ्योरी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने खुद भी अपनी सर्जरी करवाई। हालांकि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन मैरी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपनी सर्जरी करवाई। डॉक्टर लॉयड समझाती हैं, जब आप क्लिटोरिस के आसपास की नसें काट देते हैं तो वहाँ पर आपकी संवेदनशीलता अधिक नहीं होती, बल्कि इसका उल्टा हो जाता है क्योंकि आप कई अहम नसें काट देते हैं। वो कहती है, मैरी मानती थी कि किसी के साथ सेक्स के दौरान चरम सुख पाने के लिए महिलाओं के लिए सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है। सिगमंड फ्रॉइड से गहरी दोस्ती। तमाम बातों के बावजूद मैरी बोनापार्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने यौन कुंठाओं और सेक्स में परेशानी से जुड़े अपने सवालों के उत्तर तलाशने जारी रखे। साल 1925 में वो एक चर्चित मनोविश्लेषक से मुलाकात करने के लिए वियना गई, जिनकी पेरिस के मेडिकल सर्कल में काफी चर्चा थी। ये थे सिगमंड फ्रॉइड। थॉमसन अपने लेख में लिखती हैं, फ्रॉइड में उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें एक नए पति मिले जिन्हें वो प्यार कर सकती थी और जिनके साथ वो काम कर सकती थी। मैरी बोनापार्ट उनकी मरीज बन गई, लेकिन जल्द ही मनोविश्लेषण में मैरी की दिलचस्पी बढ़ती गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बाद में मैरी उनकी छात्रा बन गई। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लुसेन में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रेमी उमरॉक्स कहते हैं, वो फ्रांस की महिला थी जिन्होंने मनोविश्लेषण का अध्ययन किया और वो भी फ्रॉइड के साथ। वो कहते हैं, फ्रॉइड को भी उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था क्योंकि ना तो वो खतरनाक महिला थी और ना ही कोई अकादमिक। जब दोनों की मुलाकात हुई थी तब फ्रॉइड 70 साल के थे और मैरी एक दिलचस्प, बुद्धिमान और धनी घर की महिला थी जो उनके साथ बहस कर सकती थी। मनोविश्लेषण के क्षेत्र में पेरिस में मैरी बोनापार्ट एक जाना माना नाम बन गई थी। यहाँ तक कि राजकुमारी के रूप में वो अपनी आधिकारिक डायरी में अपने मरीजों के बारे में लिखने में भी सफल रही थी। लेकिन नसीब ने पलटी खाई और जब ऑस्ट्रिया पर जर्मनी नाजियों ने हमला किया तो उन्होंने फ्रॉइड का जीवन बचाया।
अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मैरी ने फ्रॉयड और उनके परिवार को वियना से निकालकर लंदन पहुंचाया, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल बिताए। 1938 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सिगमंड फ्रॉयड ने बीबीसी को बताया था कि जब मैं 82 साल का था, मैंने वियना में मौजूद अपना घर छोड़ दिया। उस वक्त वहां जर्मनी ने हमला किया था। मैं वहां से इंग्लैंड आ गया और उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ की आजाद फिजा में अपनी आखिरी सांस लूंगा। एक आजाद सोच वाली महिला। व्यावसायिक परिपक्वता ने अंततः मैरी बोनापार्ट को महिला कामुकता पर अपने ही सिद्धांत का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर वॉलन कहते हैं, मैरी ने अपने सिद्धांतों को पूरी तरह खारिज कर दिया। वो कहते हैं 1950 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था फीमेल सेक्सुअलिटी। इसमें उन्होंने पहले किए गए अपने ही अध्ययन के सिद्धांतों को पूरी तरह खारिज कर दिया। वो कहते हैं, इसमें उन्होंने कहा कि सेक्स में महिलाओं के चरम सुख पाने का कोई नाता उनके शरीर की संरचना से नहीं होता। इसका नाता पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। उस वक्त वो 25 सालों से मनोविश्लेषण का काम कर रही थी। प्रोफेसर वॉलन मानते हैं कि मैरी बोनापार्ट एक क्रांतिकारी महिला थी। वो कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपना मन जरूर बदल लिया, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनका वास्तविक शोध अपने आप में उल्लेखनीय था। प्रोफेसर डॉक्टर लॉयड कहती हैं, मैरी बोनापार्ट आकर्षक व्यक्तित्व की महिला थी। उनका जीवन दुखों से भरा रहा, लेकिन वो मेरे लिए हीरोइन की तरह थी। वो कहती हैं, वो अपने शरीर से खुश नहीं थी और महिला सेक्सुअलिटी के मामले में अपने वक्त से कहीं आगे थी। प्रोफेसर रैमी ओमोरॉक्स ने कई सालों तक पेरिस में मैरी बोनापार्ट के काम का अध्ययन किया है। वो कहते हैं, वो एक अद्भुत महिला थी। वो साहित्य के बारे में जानती थी, वो राजनीति के बारे में भी जानती थी, वो शाही गलियारों में भी लोगों से बहुत अच्छे संपर्क रखती थी। 20वीं सदी के पहले हिस्से के सभी जाने माने लोगों को जानती थी। वो कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट का भी एक अहम चेहरा थी। ओमोरॉक्स कहते हैं, मैरी बोनापार्ट आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची। महिलाओं में कामुकता को देखने का उनका तरीका पितृसत्तात्मक था, क्योंकि वो ये मान रही थी कि चरम सुख पाने का केवल एक ही तरीका हो सकता है। हालांकि वो ये भी कहते हैं, वो अपनी सोच के स्तर पर स्वतंत्र भी थी और जटिल भी। हम उन्हें ऐसी महिला के रूप में भी याद कर सकते हैं जिसने सिगमंड फ्रॉयड को चुनौती दी।